गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रदीप कुमार उपाध्याय। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फरवरी 2024 की नई मैगजीन, हमारी मैगजीन जो ऑलरेडी चल रही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस टेक न्यूज़, डिफेंस न्यूज़ और एनवायरमेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं। इसमें हमने स्पेशली कवरेज किया है कवर स्टोरी में और स्पेशल कवरेज में हमने कंटेंट लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, स्पेशल कवरेज के अंदर अयोध्या राम मंदिर बना है, तो पूरा इसके मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और पूरा विस्तृत रूप से इसमें हमने लिया हुआ है। और जो कवर स्टोरी में हमने अभी रिसेंटली भारत रत्न अवार्डीज हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। जो हमारे 5 विभूतियां हैं इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो मैं इस मैगजीन के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। आप इस मैगजीन को बेटा हमारी ऑफिशियली रेजोमैक्स की ऐप है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हमारी रेजोमैक्स ऐप पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट आप कहीं भी भारत के कोने में, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर और पोरबंदर से लेकर बेटा गुवाहाटी से और अंडमान निकोबार से लेकर कहीं भी मालदीव तक, आप कहीं भी इसको मंगा सकते हैं। बट आपका इसका कंटेंट इतना बेहतरीन कंटेंट है, मैंने सब चीजों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट जो चीजें मिलेंगी आपको इसके अंदर मिलेगा। देखो बेटा, इस मैगजीन में जो करंट अफेयर्स का हमने सेक्शन लिया है, और हमारे एक गिरधर सर हैं, वो पॉलिटी के बहुत अच्छे रेपुटेड फैकल्टीज हैं, तो उनके आप एक डीएनए आता है डेली न्यूज एनालिसिस में, वो द हिंदू डिस्कशन करते हैं, तो आप उसको भी देखिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली क्या है कि बेटा आप बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, द हिंदू जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, इसमें सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। तो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, कुछ पॉलिटिकल होती हैं, तो वो आप प्रॉपर तरीके से समझोगे उसमें नेशनल इंटरनेशनल पे। तो मींस किसी भी टॉपिक पे आपको कमांड बनाने के लिए एक न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डीएनए हमारे गिरधर सर का डेली आता है हमारे रेजोमैक्स के ऑफिशियल चैनल पे, आप उसको फॉलो कीजिए। और मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन लेके आ रहा हूँ, वीकली करंट अफेयर्स सेशन है वो हमेशा लेके आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो 14 फेब से लेकर 20 फेब का मैंने एक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देखिए प्लेलिस्ट में। और ये मैगजीन है, इसको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन मंगा सकते हैं। और इस पर जो अब मैंने वीडियो बनाई है, इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं मैं उनको हाईलाइट करके आपको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसके अंदर इन दिस एडिशन वी हैव टेकन द व्यक्ति विशेष भारत रत्न अवार्डीज एंड स्पेशल कवरेज में हमने अयोध्या धाम मंदिर के बारे में लिया है। और इंपॉर्टेंट डेजर्ट साइक्लोन 2024 एक्सरसाइजेस है, वो किस कंट्री के बीच में हुई है, डिफेंस की न्यूज़ है, इसके बारे में दिखाया हमने। और हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया है, एसएससी सीजीएल 2022 का पूरा पेपर मैंने बाइंड अप किया करके इसमें पुट अप किया है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके सीजीएल के, बैंकिंग के और सीडीएस के, एनडीए के, तो इसका एक आपको आइडिया मिलेगा। तो हम हर मैगजीन में कोई ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर डालते हैं ताकि बच्चों को उससे अवेयरनेस आ सके। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सबसे एक बेहतरीन एक और चीज है, आप देखिए बेटा, रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सीरीज। मतलब पूरी मंथ का हमने एक टू द फॉर्म बुलेट फॉर्म के अंदर प्रॉपर तरीके से नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस टेक, बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज, हर तरीके से हमने डिफेंस न्यूज, सब चीजों को लिया है एक प्रॉपर तरीके से पॉइंट फॉर्म में। तो ये आपको मैगजीन के एंड में मिलेगा। तो आपसे बस ये उम्मीद रहेगी कि आप इस मैगजीन को परचेस करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, और आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है बेटा। ओके, बिकॉज आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप इन चीजों को प्रमोट करोगे कि रेजोनेंस बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, इसके थ्रू एक आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कंटेंट के अंदर, कंटेंट में हम देखिए आपको इसके अंदर क्या मिलेगा। कवर स्टोरी में भारत रत्न अवार्ड्स हैं, इसमें नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, फाइनेंशियल न्यूज है, साइंस टेक्नोलॉजी की न्यूज है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, स्टेट न्यूज, स्टेट में, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, वेस्ट रीजन में, ईस्ट रीजन में, सेंट्रल रीजन में, किस स्टेट में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, वो बेनिफिशियल किस तरह से रहेंगी। जैसे सपोज करो एमपी में लाडली बहना स्कीम आई है, ठीक है, तो वो एग्जाम के एमपी ओरिएंटेड कोई एग्जाम होगा तो उसमें इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसके अंदर स्टेट न्यूज के अंदर सब चीजें मैंने कवर कर रखी है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस किसके बीच में हुई है, और स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स है उसके बारे में इनमें परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशल कवरेज में अयोध्या धाम मंदिर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑनर एंड अवार्ड से, अपॉइंटमेंट से, और प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। और ईयर वाइज रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सीरीज डाली है इसमें, और एक क्रॉसवर्ड पजल्स है। क्रॉसवर्ड पजल से आपका एक रीजनिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए ये हमने पुट अप किया है इसमें। ओके फ्रेंड्स,
तो नेल्सन मंडेला का एक कोट है, आप इसको देखिए, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया और पूरी कायनात को बदल सकते हैं। तो ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ नया सीखने का और कुछ नया करने का, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक को बिल्डअप करने का। तो नॉलेज इज अ पावर, तो आपके पास नॉलेज रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मोटिवेटेड रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे बेटा राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो इसमें देखेंगे हम, सरकार एफसीआई चावल को भारत ब्रांड के रूप में बाजार में उतारेगी। भर्ती इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए, आप किसी भी राशन की दुकान पे जाएंगे तो बिलो लो बीपीएल वाले जो लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको राशन दिया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, पर उनको प्रॉपर तरीके से वही राशन खरीदना पड़ता है महंगे महंगे दामों में। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा, एक अनूठा प्रयास किया है। इसके तहत उन्होंने सबको एकमात्र कीमत पर चावल दिया जाएगा, वो बहुत अच्छी गुणवत्ता का होगा। तो हम देखेंगे इसमें, सरकार बढ़ती चावल मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए भारत सरकार एक रणनीतिक कदम पर विचार कर रही है। भारत ब्रांड के तहत चावल बेचना एक प्रस्ताव जो वर्तमान में विचाराधीन है। खुले बाजार बिक्री योजना के माध्यम से घरेलू उपलब्धता बढ़ाकर खुदरा चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के मंत्रालय के प्रयासों को धीमी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे इसके सामने चैलेंजेस हैं। ओएमएसएस के तहत भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 29 रुपए प्रति किलोग्राम चावल मिला जाएगा, जो हर एक दुकान पे अवेलेबल रहेगा। जो मेन सेंट्रल केंद्रीय उत्पाद भंडार है, जो सेंट्रल ऑफिस होती है, वहां पर आपको मिलेगा ये चावल, आप ले सकते हैं कैंटीन से। के आरक्षित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण चावल की पेशकश कर रहा है। हालांकि कार्यक्रम से वांछित परिणाम नहीं मिले, जिसके कारण सरकार को भारत ब्रांड के तहत चावल बेचने जैसे वैकल्पिक रणनीतियां तलाशनी पड़ी। तो सरकार पहले ही भारत ब्रांड के तहत गेहूं का आटा और दालें जैसी आवश्यक वस्तुएं बेचने की योजना बना रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी बेटा कि जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एक फिक्स प्राइस में चावल मिले, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं खाद्य पूर्ति हो सके प्रॉपर तरीके से। अगला देखेंगे हम, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे बेटा। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय एनआरआई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देता है। एक इंसिडेंस हुआ था, एक घटना हुई थी, मैं बताता हूं आपको। 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी का भी प्रतीक है, जो उस नेतृत्व का प्रतीक है जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया और एक भारत को एक मूल सूत्र में बांधा। प्रवासी भारतीय, हमारे जितने भी भारतीय हैं वो विदेशों में हर एक जगह पे बसे हुए हैं, कुछ नौकरी के उद्देश्य से, कुछ बिजनेस के उद्देश्य से, और कुछ वहाँ पे पढ़ाई के उद्देश्य से बसे हुए हैं। तो आप जाइए यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज में और गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पर आके सेटल हो रखे हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो हमारा पूरा एक इंडियन डायस्पोरा है, उसको प्रमोट करने के लिए, उनका पूरा ध्यान रखने के लिए, और उनके थ्रू हमें प्रॉपर तरीके से एक एफडीआई भी आता है। इनडायरेक्टली हमें एफडीआई मिलता है, अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं यहाँ पे, तो हमारे हमारी जीडीपी में वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, तो ये आप देखिए कि हमारा एक कर्तव्य है उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना और उनके बारे में सोचना। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए, कोई गल्फ कंट्री में कोई जॉब करने जाता है तो उस पर कुछ हिंसा की घटनाएं होती हैं, तो प्रॉपर तरीके से हमारी इंडियन एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक प्रवासी भारतीय दिवस में मतलब लोगों को, सारे जो कंट्रीज में जो बाहर जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सम्मिलित करके एक उनके साथ में एक अच्छा संयोजन करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर बताएंगे बेटा आपको। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन समारोह 2003 में हुआ था। स्टार्टिंग इसकी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और मूल रूप से एक वार्षिक कार्यक्रम प्रारूप में 2015 में संशोधन किया गया, जिससे यह द्विवार्षिक उत्सव में बदल गया। इस पुनर्गठन में बीच के वर्षों के दौरान थीम आधारित सम्मेलनों की शुरुआत, विदेशी प्रवासी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाना शामिल था। मैंने ये पॉइंट आपसे डिस्कस किया हुआ है। अगला देखेंगे हम करंट अफेयर्स नेशनल में। ओएनजीसी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में, देखिए ओएनजीसी बेटा, ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल नेचुरल एंड गैस कंपनी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन।
इसका काम क्या होता है बेटा, ये बड़े बड़े समुद्री कुएं होते हैं, यहाँ पर ऑयल की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे गहराई के अंदर समुद्र में से ऑयल को, कच्चे तेल को निकालना, उसका हम फर्दर पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसके बाई प्रोडक्ट्स के साथ में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें हम निकाल के उनका अलग अलग जगह इस्तेमाल करना। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक ओएनजीसी महारत्ना कंपनीज है। तो इसका काम ये है, इसने देखा है कि भारत के दक्षिणी कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र में यहाँ पर गैस के, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। दो एक बहुत अच्छा एक विकल्प है हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, हम उसके अंदर देखते हैं बेटा। इसमें हमारे को, हम इस चीज को रिन्यू कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनर्जी का। तो ये प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पर मौजूद मिले हैं। तो आप देखेंगे इसमें राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नेतृत्व में ये खोज बंगाल की खाड़ी में काकीनाडा के समुद्री तट के पास स्थित है। काकीनाडा के पास में तेल आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 से निकाला गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में कच्चे तेल की यह नई खोज भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो ये बहुत एक अच्छा रिसोर्सेस हमारे पास, एक एनर्जी का एक सोर्स मिल गया। रिसेंटली में देखा होगा आपने, राजस्थान के बाड़मेर में बलोत्रा पर, वहां पर रिफाइनरी काम कर रही है। तो वहां पर कच्चे तेल के बहुत अच्छे भंडार मिले हैं। तो हमारे को एक एनर्जी रिसोर्सेस मिल गया, तो हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड अब कम हो सकेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में ही वो एक रिसोर्स है, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने जितने भी डेली बेसिस वर्क हैं और ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्रियल वर्क में हम उनका यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे और नेशनल न्यूज में कौन सी न्यूज आई है इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। फारसी भारत की नई शास्त्रीय भाषा के रूप में इनको शामिल किया गया है। देखो, भारत की विदेश नीति यह कहती है, किसी भी कंट्री होती है तो कुछ कम, हमारे जो प्राचीन इतिहास में बात करेंगे, मध्यकालीन इतिहास में बात करेंगे, तो हमारे विदेशी आक्रमणकर्ता थे, कुछ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके सेटल हो गए, उन्होंने यहाँ पर संस्कृति बसाई। हमारी संस्कृतियों का आपस में लेन देन हुआ, आपस में एक दूसरे घुली मिली। तो हमारी भारतीय संस्कृति और इंडो इस्लामिक, जिसको बोलते हैं बाद में, इस्लामिक वास्तुकला आई यहाँ पे और मेहराब बनाए गए। और यहाँ के आप देखेंगे हमारे जो पुरातत्व विभाग हैं, उसने बहुत सारी जो पुरानी इमारतें हैं उनके कितना महत्व है वहां पे आप देख सकते हैं। वहां पे हमारी वास्तुकला बाहर की फारसी वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बेसिकली हमारा काम ये होता है कि कला एवं संस्कृति को हमें उत्थान करना होता है। भारतीय पुरातत्व विभाग उसको करता है, प्रमोट करता है और एक नए सिरे से उसको पेश करता है। तो उसी तरह से फारसी भाषा का भी बहुत महत्व हुआ करता था। मुगल कालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे तो फारसी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान था। तो इनको एक सम्मान प्रदान करने के लिए हमने शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी भाषा को सम्मिलित किया है। ओके फ्रेंड्स, तो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय विकास में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत के 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। फारसी, जिसे फारसी भी कहा जाता है, एक इंडो ईरानी भाषा है जो इंडो ईरानी भाषाओं के ईरानी शाखा से संबंधित है। कौन सी कंट्री से हमारे, देखो जानते हैं बेटा, हमारे इंडिया ईरान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। ईरान के साथ हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उसको एनहेंस करने के लिए एक यहाँ की ईरानी, ये फारसी भाषा है, ईरान से निकली भाषा है, तो हम इसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो कंट्री हमारे फेवर में रहेगा हमेशा। ओके, तो जैसे आपने तापी गैस पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, तो ये एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। इनको एक सम्मान हमने प्रदान किया है, तो इससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है ईरान के साथ में बहुत अच्छे बनेंगे। फारसी, जिसे फारसी भी कहा जाता है, एक इंडो ईरानी भाषा है जो इंडो ईरानी भाषाओं की ईरानी संख्या से संबंधित है। न केवल ईरान में बल्कि व्यापक फारसी भाषी दुनिया में भी इसका समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह भाषा अपनी व्यापक साहित्यिक विरासत के लिए जानी जाती है। रूमी और हाफिज जैसे कवियों के फारसी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है वनडे एग्जाम में आपके लिए, सीडीएस में बोल सकता है कि पहले तो आपसे पूछेगा किस तरह की, कि कितनी शास्त्रीय भाषा है हमारी। तो आप देखेंगे बेटा 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक फारसी को भी हमने इंक्लूड किया है, शास्त्रीय भाषाओं को। ओके दोस्तों, तो अगला आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय समाचार में क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है चल रही। देखिए, गैब्रियल अटल फ्रांस के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी रिसेंटली फ्रांस के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है, गैब्रियल अटल। तो ये पूछ लेगा आपसे कि
प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो गैब्रियल अटाल है। तो गैब्रियल अटाल रिसेंटली में इनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है, गैब्रियल अटाल। तो आप याद रखिएगा इस चीज को। 34 साल की उम्र में अटल न केवल देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए, बल्कि इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक अधिकारी भी बन गए। अटल की नियुक्ति मैक्रोन द्वारा अपनी सरकार में नई जान फूंकने के लिए शुरू की गई कैबिनेट फेरबदल के बीच हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा और 2024 में 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं उसका। यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को का एक उद्देश्य होता है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, अमूर्त विरासत होती है, उनका संरक्षण कर प्रदान करना और उनको संजो के रखना ताकि हमारा सतत विकास कर सके। मीन्स की उस चीज को प्रॉपर तरीके से हम कंजर्व रखेंगे। है जैसे हमारी कोई भी प्राकृतिक धरोहर है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और हमारी गंगा नदी है, उसका संरक्षण करना। तो ये जितने भी प्लान्स चलाए गए हैं, इसके मतलब क्या है कि ये सारे इनका पुरातत्व विभाग से बहुत ही प्राचीन इतिहास है इनका। तो इतिहास को संजो के रखना ताकि आने वाली पीढ़ी को देख सके और इनको मेंटेनेंस करना, ये यूनेस्को का काम करती है। यूनेस्को फंडिंग करती है अलग अलग कंट्रीज में जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स होती है, पुरानी इमारतें होती हैं, उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए ये फंडिंग करती है। तो यूनेस्को के काम ये है। तो भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता मिली है। 46वें सत्र होगा, इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, और अपनी जो इमारतें हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनको प्रदर्शित करेगा ताकि उनको और प्रोत्साहन मिल सके यूनेस्को के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील के पत्थर में देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करने और 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में इसके 46वें सत्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह घोषणा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा द्वारा की गई, जिसे वैश्विक सांस्कृतिक और प्राकृतिक संरक्षण के लिए देश के बढ़ते प्रभाव और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यूनेस्को महानिदेशक के परामर्श से भारतीय अधिकारियों के एक प्रस्ताव से उपजा यह निर्णय विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में भारत और यूनेस्को के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है। इनका उद्देश्य यही होता है यूनेस्को का, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में भारत और यूनेस्को के बीच सहयोगात्मक प्रयास को बढ़ाना है, उनको आगे लेके जाना है। अगला इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, कार्बो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन पत्र मिला है। कार्बो वर्डे एक अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जैसे अफ्रीका है, आप देखेंगे। तो कार्बो वर्डे बेटा यहां पर एक स्मॉल छोटा सा कंट्री है। तो ये कार्बो वर्डे, तो ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसको यहां पर ये WHO ने इसको मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र किया है। मतलब यहां पर अब कोई भी पेशेंट मलेरिया वाला नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। हाल ही में घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में आधिकारिक तौर पर कार्बो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि कार्बो वर्डे को मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ साथ WHO अफ्रीकी देश क्षेत्र में मलेरिया मुक्त दर्जा हासिल करने वाला तीसरा देश बनाती है। इससे पहले किसको मिला हुआ है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया फ्री कौन सा कंट्री हुए हैं? एक तो मॉरिशस हुआ है, अल्जीरिया हुआ है और कार्बो वर्डे। ये छोटा कंट्री है। क्वेश्चन UPPCS में, MPPCS में, BPSC में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो कार्बो वर्डे के से पहले कौन सी कंट्री को मिला है? मॉरिशस और अल्जीरिया। कार्बो वर्डे का प्रमाणीकरण विश्व स्तर पर उन 43 देशों और क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं जो मलेरिया मुक्त हैं, जबकि भारत इस तरह के प्रमाणीकरण का इंतजार कर रहा है। अभी स्टिल नाउ हमारे इंडिया में पेंडिंग केसेस हैं, मलेरिया अफेक्टेड हैं, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क भी मलेरिया फ्री हो सके। इससे पहले जो एशिया में कौन कौन से कंट्री को फ्री कर दिया गया पूछेगा आपसे, श्रीलंका को और मालदीव को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है, आप इसको नोट कीजिए।
अगला फ्रेंड्स हम लेंगे, ये देखिए, इसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में स्थापित स्टार्ट हुआ है। नाम देखो, नाम का मतलब क्या है बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए, जब हमें ब्रिटिशर से आजादी मिली थी तो हम कुछ कंट्रीज थे, वो ब्रिटिश लोगों की कॉलोनीज थी। तो उस टाइम पर उनका इन्फ्लुएंस था इंडिया पे, यूं नहीं कि सडनली आजाद हुए थे तो प्रॉपर तरीके से उनकी एक इन्फ्लुएंस तो रहता है, उनका एक प्रभाव रहता है। तो कुछ कंट्रीज थे, तो जितने भी उन्होंने एक डिसाइड किया है कि ब्रिटेन उनको फेवर करेगा, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, कुछ भी उनसे सजेशन ले सकेगा, चाहे पढ़ाई के जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और आर्थिक सहयोग कर सकेगा। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन का उद्देश्य यही था, एक गाइड प्रदान करेगा कौन, ब्रिटेन इन कंट्रीज को, और इनका विकास कर सके, क्योंकि वो उस टाइम पे एक अल्प विकसित कंट्री थे। अब उनको विकासशील में लाने के लिए ये एक प्रयास था जो आज भी चल रहा है, ताकि हम इसके थ्रू क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलेंगी, आपस में अपने विचार आचार रखेंगी, और कुछ भी जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगी, टेक्नोलॉजी मतलब कहते हैं ना तकनीकी हस्तांतरण, वो करेंगी आपस में, और कुछ आपस में एक दूसरे को सीखने को कुछ मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि अभी रिसेंटली मीटिंग कहां पर हुई है 19वें नाम शिखर सम्मेलन की, कंपाला में, युगांडा में। तो इसमें देखेंगे, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 120 से अधिक विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। सोचिए आप, 120 विकासशील देश हैं, आपस में मिलेंगे, और उनका एक उद्देश्य यह रहेगा कि आपस में अच्छे संबंध स्थापित करना। पंचशील सिद्धांत पर आधारित शीत युद्ध के दौरान 1961 में स्थापित गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ें उस अवधारणा से मिलती हैं जो 1955 में इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में उभरी थी। तो ये एक हिस्टोरिकल, मैंने बताया था आपको कि शीत युद्ध जो कोल्ड वार हुआ था बेटा 1961 में, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ें उस अवधारणा से मिलती हैं जो 1955 में इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में उभरी थी। तो इनका यही प्रयास था। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहां पर मीटिंग समिट हुई है, ये कंपाला युगांडा में, अफ्रीकन कंट्री के अंदर, ये अफ्रीकी देश है। अगला लेंगे हम वित्तीय समाचार। वित्तीय समाचार में हम अब अगला कड़ी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत वैश्विक प्रदर्शन के लिए संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क व्यापक क्षेत्र की योजना बना रहा है। देखिए, ये मैं आपको कनेक्ट करता हूं अप्रवासी भारतीय दिवस से। हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, हमारे भारतीय जो लोग हैं, वो यूएई, दुबई में, अबू धाबी में, यहाँ पर सऊदी अरब में, इस गल्फ कंट्रीज में बहुत फैले हुए हैं, और मोस्टली यहाँ पर उनकी जो जीडीपी को राइज कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को राइज कर रहे हैं, और उनको एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडियंस को प्रमोट करने के लिए, इनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा एक नया टेम्पल ओपन हुआ है वहाँ पे यूएई में। उसी तरह से संयुक्त यूएई के अंदर में भारत पार्क व्यापक क्षेत्र की योजना बना रहा है। भारत पार्क में क्या होगा, इसके उद्देश्य क्या हैं, और क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी, हम इसको विस्तार से बताते हैं। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। गोयल ने कपास की बढ़ती मांग को पूरा करने में चुनौतियों के कारण मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों की प्रमुखता को रेखांकित किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, और मार्केट में क्या क्या चीजें, नई नई चीजें आ रही हैं, वो सब चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। वह कम उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग को खिलाड़ियों को जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं, और ये बहुत अच्छा है कि आपस में एक इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय लोगों को एक उनके साथ एक अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगली देखते हैं कौन सी न्यूज है। हम देखेंगे नेक्स्ट, एसबीआई ने ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक विशेष अवधि सावधि जमा योजना शुरू करी है, जिससे एसबीआई ग्रीन
रुपी टर्म डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान करते हुए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए समर्पित धन इकट्ठा करना है। ग्रीन डिपॉजिट एक निश्चित अवधि के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा प्राप्त ब्याज युक्त जमा को संदर्भित करता है, जिसमें प्राप्त आय को ग्रीन फाइनेंस के लिए आवंटन के लिए निर्धारित किया जाता है। देखिए, जो भी फाइनेंस इकट्ठा होगा, वित्तीय जो भी चीजें इकट्ठी होंगी, वो एक हम पर्यावरण के लिए अनुकूल करेंगे, पर्यावरण के लिए समर्पित करेंगे। तो इसका उद्देश्य ये पूछेगा कि ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट वो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। इससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो हमारे पर्यावरण के हितकारी विषयों में उठाया जाएगा, जैसे पौधा लगाना और फॉरेस्ट में इंक्रीज करना और ग्रीनरी को इंक्रीज करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा सारी चीजें। तो ये एक वित्तीय समाचार था फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे एनपीसीआई ने भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पर प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है। अभी रिसेंटली में 2 कंट्रीज मॉरिशस और श्रीलंका ने इसको एक्सेप्ट किया है। और हमारे जो ये अभी सिंगापुर ने भी वहां पर जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा वो पे नाउ के थ्रू होगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो हमारे इंडिया ने भीम ऐप देखा होगा आपने, तो हमारा डिजिटल जो क्रांति आई है लेन देन में, तो जितनी भी वित्तीय स्थिरता मिली है और उसको सहायता मिली है, तो ये सारा अब अलग अलग कंट्रीज भी इससे बहुत आकर्षित हुई हैं। उसी में एक सिंगापुर का नाम है जो इससे रेडी हुआ है कि हम इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे प्रेषण की सुविधा प्राप्त करने होते हुए यूपीआई पे नाउ लिंकेज की शुरुआत करी है। ओके स्टूडेंट्स, यह सहयोग भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच घनिष्ठ समन्वय का परिणाम है, जिसका उद्देश्य सीमा पर लेन देन में वित्तीय समावेशन और सुविधा को बढ़ाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य सहित तृतीय पक्ष एप्लीकेशन और अतिरिक्त बैंकों का जल्द ही यूपीआई पे नाउ लिंकेज में एकीकृत किए जाने की उम्मीद है। थर्ड पार्टीज जो होंगी बैंकिंग, कौन कौन से बैंक आएंगे इसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये थर्ड पार्टीज होंगी जो अपने मोबाइल में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे जो अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं और वहाँ के लोग भी हैं, तो इस ऐप का इस्तेमाल करके वो इजिली मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे विज्ञान न्यूज, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो इनोवेशंस हो रहे हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम पहली न्यूज इसके अंदर, आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर स्थापित करेगा। इससे पहले एक और न्यूज बताता हूं मैं आपको। अभी एक आईआईटी है, अभी यूएई में ओपन हुई है। ओके, तो वहां पर उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। रिसेंटली में आईआईटी मद्रास है, तो यहां पर भी एक श्रीलंका के अंदर ओपन होगी। तो वहां के जो स्टूडेंट्स होंगे जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको सीखने को मिलेगा। मींस आईआईटी मद्रास में एडमिशन ले सकते हैं, तो वहां पे उनको एक उत्कृष्ट तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा ताकि वो अच्छी सेवा में जा सकें। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है आईआईटी मद्रास का। श्रीलंका में उन्होंने अपना एक कैंपस ओपन किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास, भारत का एक प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान कैंडी श्रीलंका में एक नया परिसर स्थापित करके अपने क्षितिज को विस्तार करने के लिए तैयार है। नए परिसर के प्रस्ताव की घोषणा बजट 2024 के हिस्से के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कौन सा आईआईटी मद्रास कहां पर एस्टेब्लिश हुआ है? श्रीलंका के कैंडी में। और प्रेजेंटली में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, और वित्त मंत्री के रूप में कार्यकर्ता हैं द्वारा की गई थी। परिसर श्रीलंका के कैंडी में स्थित होगा, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस पहल का उद्देश्य श्रीलंकाई छात्रों को किफायती मूल्य पर स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है, जिससे श्रीलंका में शैक्षिक परिदृश्य में वृद्धि होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूज क्या है। इसके अंदर साइंस टेक में और न्यूज लेंगे हम। पीएम मोदी ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसको प्रमोट करने के लिए 4,800 करोड़ रुपए की योजना है, उनको लॉन्च करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान नामक एक महत्वाकांक्षी पहल लॉन्च की है। रुपए के महत्वपूर्ण बजट के साथ 4,797 करोड़ रुपए का यह कार्यक्रम 2021 से लेकर 26 तक चलेगा, जो भारत में पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ में एक नए युग का प्रतीक है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इनका उद्देश्य में शामिल है आवश्यक परिवर्तनों को ट्रैक करने, रिकॉर्ड करने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी की निरंतर निगरानी को मजबूत करना। इनका उद्देश्य यह रहेगा। तो ये पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये योजना स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अभी रिसेंटली में एक नई योजना कौन सी लॉन्च हुई है, किसके द्वारा हुई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय योजना लॉन्च करी है। कौन सी बेटा? पृथ्वी विज्ञान योजना। और किसने स्टार्ट करी है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने स्टार्ट किया है। तो इस स्कीम के अंदर एक स्कीम का भी टॉपिक है, एनवायरमेंट का भी टॉपिक है और साइंस टेक का भी टॉपिक है। अगला लेंगे हम बेटा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। एनवायरमेंट इकोलॉजी की एक बेहतरीन न्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। तो महाराष्ट्र के पेश टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मील का पत्थर साबित किया है। देखो, कहीं भी हम सेंचुरी जाते हैं, जैसे रिसेंटली आप देखिए कोटा के आसपास देखेंगे, रणथंभौर सेंचुरी जाएंगे, उड़ीसा में सिमलीपाल जाएंगे टाइगर रिजर्व में, और अभी बूंदी के पास में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, वहां पे जाते हैं तो दिन में इजाजत मिलती है टूरिस्ट को घूमने के लिए। और बट ये महाराष्ट्र में पेश टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टूरिस्ट को एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहां पर रात में भी अलाउ किया है कि रात में भी आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र में पेश टाइगर ने भारत के उद्घाटन में डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रच दिया है, जो एशिया में 5वें स्थान पर है। पृथ्वी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधन के रूप में रात्रि आकाश के आंतरिक मूल्य को पहचानते हुए इस विशिष्टता को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें प्रकृति संरक्षण के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने, पारिस्थितिक अखंडता बनाए रखने और शहरी केंद्रों में समुदाय की भलाई में योगदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं रात के टाइम पे, तो उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह से टाइगर का मूवमेंट हो रहा है और उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और उनको किस चीज खतरों से समस्या है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपस में रानी दुर्गावती, वो सब कनेक्ट है आपस में, तो उनका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है हम प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग करके उनको हम आने वाली आपदाओं से बचा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है। तो अगला देखेंगे हम नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया है। यह दिन हम सभी को यह समझाने के लिए निर्धारित किया गया है कि पक्षी पकड़ने के लिए ये हमारे घरों को शोपीस के रूप में रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वे प्रकृति के रूप में प्यारे प्राणी हैं जो पूरी आजादी के साथ रहने के लायक हैं। यह दिन पहली बार एवियन कल्याण गठबंधन द्वारा मनाया गया था, जो उन पक्षियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में शामिल है जो मौद्रिक लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े जाते हैं और कैद में डाल दिए जाते हैं। तो उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि इनको भी आज़ादी दी जाए, ये भी एक आज़ादी के हकदार हैं। इनको आप अपने शोपीस के लिए, अपने खुद के शौक पालने के लिए इनको पिंजरा में रखना एक बहुत कतई गलत बात है। तो ये सब चीज़ें करना एक मानवीय आधार पर बहुत निराधार है। तो आप इस देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस का उद्देश्य यही है, इनको एक प्रोत्साहित करना और हम जितना प्रकृति का संरक्षण कर सकें, इनको हम प्यार कर सकें, इनके साथ हम कनेक्ट हो सकें, इनके लिए कुछ कर सकें, इसका उद्देश्य यही है। ओके दोस्तों, अगला हम देखेंगे राज्यों के समाचार में लिखता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन न्यूज मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यूपी सरकार डॉक्टर ऋतु और नवीन को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगी। देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले बेटा यूपी गौरव सम्मान का नाम क्या था? यश भारती सम्मान था। उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान मिला जाता था। इसका हाल ही में नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? यूपी गौरव सम्मान कर दिया गया है।
ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आ सकता है, यूपी आरओ में क्वेश्चन आ सकता है, और अभी कांस्टेबल और यूपी पुलिस के री एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी गौरव सम्मान को पहले किस नाम से जाना जाता था? यश भारती सम्मान से। तो इनका योगदान किस तरह से रहा है, इन्होंने किससे बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए एक प्रतिष्ठित यूपी का गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। डॉक्टर रितु का उद्देश्य क्या है, इनके हम कार्यों पर नजर डालेंगे जरा। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान मिलने वाला है। और नवीन जो बिजनेसमैन है, इनकी उद्यमशीलता की सफलता का पर्याय है, जिसने अपने नवीन विचारों और नेतृत्व कौशल से व्यवसाय के परिदृश्य को बदल दिया है। तो ये एक बिजनेसमैन है और ये एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने कार्यों की वजह से इनको एक उत्तर प्रदेश सरकार ने चुना गया है और इनको एक सम्मान प्रदान किया है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे नया अगली स्टेट न्यूज में सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा। सिमटेक गुजरात के आणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा। सेमीकंडक्टर प्लांट आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है। जैसे आपको मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं। तो सेमीकंडक्टर में दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो बेटा इसके अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। करंट इसमें फ्लो होता है और इसमें करंट को थोड़ा सा डिसिपेट करता है, रोकता भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज किसमें होती हैं? सेमीकंडक्टर में होती हैं। और सेमीकंडक्टर के बहुत बेहतरीन एग्जांपल कौन से होते हैं? सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। और इसका यूज कहां पर होता है? सोलर पैनल्स में। आज के टाइम पे सौर ऊर्जा का बहुत उपयोग किया जा रहा है। अभी रिसेंटली में एक स्कीम भी आई है, सौर ऊर्जा योजना। उसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। उसी के तहत ये जो टेक्नोलॉजी इसमें कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, तो ये टेक्नोलॉजी होती है इसमें सेमीकंडक्टर की। तो ये बेटा इसकी सोलर पैनल्स में एक प्लेट्स होती हैं, बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। तो इस जो होती हैं प्लेट्स, वो किसकी होती हैं? सिलिकॉन की होती हैं, जर्मेनियम की होती हैं। इसमें से जब सूर्य अपनी एनर्जी रेस छोड़ता है तो ये इसको ट्रैप कर लेती हैं और ट्रैप करके ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें बिजली मिलती है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस होता है साइंटिफिक। तो हम देखेंगे कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के आणंद में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। 1250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये साउथ कोरिया की कंपनी है सिमटेक, उसने गुजरात के आणंद में अपना नया प्लांट स्थापित करेगी। सोचो कि हमारे को सौर ऊर्जा में हम अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हमारे भारत के अंदर गुड़गांव के अंदर हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य यही था सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना। आप सोचिए अगर हमारा सेमीकंडक्टर प्लांट लग जाएगा तो हमें कितना उसको प्रोत्साहित करेंगे। और हम जो अपनी बिजली की खपत कर रहे हैं, जो कोयला को जला के, और हम कोयला जला रहे हैं, और जो नेचुरल रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से, तो ये बहुत एक अच्छा कदम है। मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देना है। सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता के रूप में पहचाने जाने वाले सिमटेक ने अपने संयंत्र की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये पोर्शन पूछ लेगा आपसे, रिसेंटली में सिमटेक गुजरात ने कहां पर अपना प्लांट लॉन्च किया है? तो गुजरात के आणंद में लॉन्च किया सेमीकंडक्टर प्लांट। ओके दोस्तों, तो अगला देखेंगे हम राज्यों के समाचार के अंदर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश का पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल है, नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए आप इमेजेस को, नीसी जनजाति ही है, जनजाति समुदाय हैं, तो उनके द्वारा ये हॉर्निबल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये 1 डे एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, यूपी पुलिस में और यूपी आरओ के अंदर यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट कर सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नीसी जनजाति मनाता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें से नीसी जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। जैसे नागा जनजाति हो गया, और मिसमी हो गया, पटकाई बूम हो गया, और अभी रिसेंटली में मेतई समुदाय है, कुकी समुदाय है, इनमें आपस में क्लैश चल रहा है। तो इन जनजातियों में आपस में निर्जाति संघर्ष चलता रहता है। उसी की तरह से ये यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश में एक नीची जनजाति है, इस अपने त्योहार को बनाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम इसमें पढ़ेंगे।
भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा अरुणाचल प्रदेश एक जीवंत सांस्कृतिक, पच्चीकारी और अद्वितीय जैव विविधता का दावा करता है। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल समुदायों, परंपराओं और संरक्षण प्रयासों के एक साथ लाते हुए इस विविधता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। 2015 में उद्घाटन में किए गए PPHF के एक अनूठा उद्देश्य क्या है इसका? पक्के टाइगर रिजर्व के भीतर हॉर्निबल संरक्षण में नीशी जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, तो इन जनजातियां ये क्या करती हैं, उन जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उनका ध्यान रखती हैं, कोई उनका शिकार ना, अवैध शिकार ना कर सके, और उनका पूरा संरक्षण का कार्य ये जनजातियां करती हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम है। इस महोत्सव का उद्देश्य शिकार और लकड़ी काटने और हानिकारक प्रथाओं से दूर रहकर वैकल्पिक आय स्रोत स्थापित करना है। यह पक्के टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के प्राकृतिक आश्चर्यों के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी न्यूज थी स्टेट से रिलेटेड। अगली देखेंगे हम। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स रक्षा एवं सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। वनडे एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ, एसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, इनमें डायरेक्टली हिट करके पूछता है कि कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में की गई थी। तो आपसे पूछेगा डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है 2024, वो कहां पर हुई? राजस्थान में। और किस कंट्री के बीच में? भारत और यूएई के बीच में। इसमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, कुछ सपोज कर आपसे ऑप्शन में दे देगा सऊदी अरब वगैरह, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और यूएई के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 तक राजस्थान में होने वाला है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी संचालन में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के माध्यम से अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। भारत और यूएई के बीच मजबूती दोस्ती सहस्त्राब्दियों की से चली आ रही है, स्थायी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक बातचीत में गहराई में निहित है। हाल के दिनों में भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग से उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। कोई भी एक्सरसाइज वगैरह होती है, किसी कंट्री के बीच में कोई मीटिंग होती है, इनके बीच में है कि आपस में अच्छे संबंध स्थापित करना है। ओके दोस्तों, तो अगला देखेंगे हम। देखिए अभी इसी तरह से एक और एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है, इसका नाम है भारतीय और जापानी तट रक्षकों के बीच, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हुआ। इसका नाम है सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन का उद्देश्य क्या है? भारतीय और जापानी तट रक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। देखिए आप, जापान कोस्ट गार्ड के शिप है और इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप है, उन्होंने आपस में ड्रिल प्रैक्टिस करी है। जितने भी जैसे उद्देश्य क्या होता है कि आने वाली जितनी भी खतरे हैं उनके सामने हम कैसे साथ में लड़ सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी समुद्री लुटेरे हैं वो काफी हद तक हावी हैं, समुद्र के रास्ते पे लूट वगैरह होती है, और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रग्स वगैरह की ट्रैफिकिंग होती है और इधर से उधर उनको नशे की खेप इधर से उधर पहुंचाई जाती है, तो उसको कंट्रोल करना और एक प्रॉपर तरीके से सुरक्षित करना, जो नौगमन रास्ता है उसको सुरक्षित करना, ये उद्देश्य होता है। तो ये कोस्ट गार्ड का ये काम होता है। तो ये अभ्यास 2006 में हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के तहत दोनों देशों के बीच चल रही सहयोग का एक हिस्सा है। संयुक्त अभ्यास समुद्री कानूनी प्रवर्तन, खोज और बचाव कार्यों और समुद्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया में अंतर संचालनीयता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित था। यह अभ्यास भारत और जापान के बीच मजबूत समुद्री सहयोग को रेखांकित करता है और उनके संबंधों और आपसी समझ को और मजबूत करने में सहायता करता है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी दोस्तों, आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि सहयोग काइजिन किस कंट्री के बीच में किया गया है? इंडिया और जापान के बीच में। अगला हम स्पोर्ट्स लेंगे। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किसको अवार्ड मिला है? रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी ने। तो कोनेरू हम्पी ने ये कहां पर हुआ था? ये आपसे पूछेगा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की एक सिटी है समरकंद, तो समरकंद में आयोजित हुई थी। और किस ने वहां पर, हमारे इंडियन कौन है? कोनेरू हम्पी जी, इन्होंने क्या जीता है बेटा? रजत पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अभी
इसमें हम देखेंगे बीसीसीआई पुरस्कार 2023 में शुभमन गिल और रवि शास्त्री, इनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इनको एक सम्मान प्रदान किया गया है। तो इन आप याद रखना क्रिकेटर्स के। तो शुभमन गिल तो अभी प्रेजेंटली में खेल रहे हैं, यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम में है, और रवि शास्त्री है वो कोच के तौर पे इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने कोच के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी, हमारी इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची थी। तो इनको एक सम्मान प्रदान करने के लिए बीसीसीआई ने ये इनको नवाजा गया है। तो ये सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ थी बेटे, मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी। ये हमारी लास्ट न्यूज़ थी। तो बेटा मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करी। आई होप दैट आप सबको अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी सुझाव होंगे तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या क्या चीज़ें इसमें छूट गई हैं। मैंने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो मैंने इसमें डिस्कस करी हैं। बाकी फर्दर आपको डिटेल में हमारी मैगजीन के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप इसको परचेस कीजिए और ऑनलाइन पढ़िए, बट रेगुलर रहिए। रेगुलरटी और कंसिस्टेंसी आपके रहेगी तभी आप करंट अफेयर्स पे कमांड कर सकेंगे। और डीएनए को फॉलो करो, और मेरी वीकली करंट अफेयर्स आ रही है और मैगजीन है, इन तीन चीज़ों को फॉलो कर लोगे, करंट अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दैट आपको सब अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।